हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि एफ इजकल टू आर बाई टू कैसे होता है। हमने उस चीज़ को सिद्ध किया था कि एफ इजकल टू आर बाई टू कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किरण आरेख के बारे में पढ़ा था कि अगर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उन सबों का किरण आरेख के बारे में पढ़ा था कि अगर मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि प्रधान अक्ष के समांतर किरणें होगी तो फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से मैं बहुत सारी बातें किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर जाकर देखें, तब आपको ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको समझने आने वाला है। और हमारे ये सारे के सारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को अप्लाई करने के लिए हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, 3 नियम पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के लिए। क्या पढ़ा था बच्चों? कि अगर मान लिया जाए कोई अवतल दर्पण है तो सबसे पहला नियम हम लोगों ने यह देखा था। मैं एक बार उस चीज को रिकैप कर देता हूं कि सबसे पहले प्रथम तो ये पढ़ा गया था हम लोगों ने। सबसे पहले यह पढ़ा था बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, अगर इसके प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। या एक पी है, एफ, और एक क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। ये पहला नियम था, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम ने हमने क्या देखा था, ठीक इसके उल्टा पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर ये मैं मान लेता हूं कि अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष हो गया बच्चों, बाहर की वजह से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं मान लेता हूँ प्रधान अक्ष हो गया। ये देखिए इसका ध्रुव पी है, मैं इसे मान लेता हूँ, और ये हो गया सी। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर एक ऐसा किरण लिया जाए जो फोकस होकर गुजर रही है, कहाँ से? फोकस से। ये जो है अवतल दर्पण पर फोकस से गुजरती हुई आपतित हुई, तो परावर्तन के बाद ये किरण जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा नियम हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, कि थर्ड नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई ऐसा किरण है जो अवतल दर्पण के चलिए मैं एक ऐसा किरण लेता हूं जो कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। ये P हो गया। मैं एक ऐसा किरण लेता हूं जो P, F और ये हो गया आपका C हो गया, ठीक है ना। एक ऐसा किरण जो कि वक्रता केंद्र से पार कर, है ना, गुजरती है तो परावर्तन के बाद ठीक उसी रास्ते से वापस आ जाती है, ठीक है ना। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि I इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और मैंने बताया था I इक्वल टू आर कैसे होता है, उसके लिए वक्रता त्रिज्या आपको बनाना होगा, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि मैं बताया था कि वक्रता त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होते हैं। तो इतने बातें के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा जाए कि अगर मान लिया जाए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी के बारे में मैं डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ। तो समझते हैं। सबसे पहला देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव पर स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। ये पॉइंट नंबर 1 मेरा देने का कारण यह है बच्चों कि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमेशा के लिए दिमाग में रखिएगा। मैं बताने जा रहा हूं कैसे, है ना। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा चांस बनता है इससे क्वेश्चंस आने का। तो देखा जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों कि पहले एक अवतल दर्पण बना लिया जाए। अवतल दर्पण हो गया। अब क्या किया जाए कि प्रधान अक्ष बनाया जाए, है ना। यहाँ पे आप लोग जानते हैं P होता है, और ये F हो गया, और ये आपका C हो गया। लगभग ये दोनों बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान में देना है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव। देखिए फोकस ये, ध्रुव ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक वस्तु मैं रख देता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जलता हुआ एक कैंडल रखा हुआ है, और खुद आप भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वस्तु इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग कैसे कैसे बनता है। जो इसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों कि मैं एक ऐसा किरण लेता हूँ जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है।
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि देखो एक किरण जो है वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, और अगला नेक्स्ट एक ऐसा किरण लिया जाए जो कि इसके आपका वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से मैं ले जा रहा हूँ, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। देखो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, एक ऐसी किरण है जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, मैं बताया था कि अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण गुजरती है तो सीधी उसी रास्ते से वापस आ जाती है। अब देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए परावर्तित किरणें, देखिए ये जो देख रहे हैं वो आप ये आप आपतित किरण है, ये जो देख रहा है पिंक लाइन जो दिख रहा है वो आपका परावर्तित किरण है, ये भी एक परावर्तित किरण है, ये भी एक परावर्तित किरण है। अब दोनों आगे कहीं नहीं मिलने वाला है। तब मैं बताया था आपको कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और दूसरा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सच में परावर्तित किरणें के मिलने के बाद बनते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसमें सच में परावर्तित किरणें नहीं मिलती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि किसी बिंदु पे वो मिलने वाली होगी। यानी कि देखो ये दोनों परावर्तित किरणों को देखा जाएगा तो इसे पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसे भी मैं क्या करता हूँ पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ। अब देखोगे बच्चों तो इसे पीछे पर बढ़ाने पर ये देखा जाए तो देखो यहाँ पे दोनों मिल रहा है, और जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती है उसी से मैं यहाँ से इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब यह कहा जा सकता है कि देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर से जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों परावर्तित किरणें उस बिंदु से होकर आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए लिख देता, ये अगर बी था तो यहाँ पे आपका ए डैश हो गया और ये हो गया बी डैश हो गया। तो परावर्तित किरणें ऐसा महसूस होगा कि दोनों बिंदु ए डैश से परावर्तित होकर आ रही है। अब जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो सबसे पहली बात कि सर इसके विशेषताएं के बारे में पढ़ना होता है, तो मैं यहाँ पे विशेषताएं लिखता हूँ, है ना। प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो देखते हैं कि आखिर विशेषताएं या तो फिर गुण लिख सकते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब के गुण कौन कौन से हो गए, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हर एक जितना भी मैं पोजीशंस बताऊंगा इन सब के लिए 3-3 गुण लिखना है आपको। तो सबसे पहली बात, सर प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, ये कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक या आभासी। तो देखो परावर्तित किरणें सच में मिला नहीं है, बल्कि पीछे की ओर बढ़ाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि परावर्तित होकर किसी बिंदु से आ रहे हैं। जब इस तरह का प्रतिबिंब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी कि सबसे प्रथम बात किया जाए तो प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी, और आभासी हमेशा सीधा होता है, तो आभासी और लिखा जा सकता है बच्चों सीधा, आभासी और सीधा लिखा जा सकता है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या अगर बात किया जाए इसके, तो दूसरे गुण क्या हो गए कि देखिए वस्तु का आकार इतना छोटा है, प्रतिबिंब का आकार देखोगे तो बहुत बड़ा है। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। और बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम बोलते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। इतना न लिख करके डायरेक्ट एक छोटा सा बात लिखा जा सकता था, आवर्धित प्रतिबिंब। क्या लिखा जा सकता है बच्चों, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। और उसके बाद मैं एक बात करूं पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 यह कहा जा सकता है कि इस प्रतिबिंब के बारे में बोला जा सकता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि लिखा जा सकता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये हो गए इसकी भिन्न गुण। तो देखिएगा हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने पढ़ा था उस चीज को अप्लाई किया। तो जब वस्तु, याद रखने वाली बात है कि जब वस्तु
फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है बच्चों, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सबसे पहली बात कि सर प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है, मतलब प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पोजीशन के लिए देखा जाए, देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले फिर से मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। प्रधान अक्ष हो गया बच्चों, ये P हो गया, F है और ये आपका C हो गया, ठीक है। अब एक वस्तु को कहाँ रखना है देखा जाए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर है तो मैं क्या करता हूँ, एक वस्तु है इसे मैं फोकस पर रख देता हूँ। देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही किरण आरेख लेते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो किसी भी वस्तु से अनंत किरण निकलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मान ले 10 भी अगर रेखा लूंगा तो फोटो फिगर जो बनेगा वो बहुत ही बेकार बनेगा, चीज़ों को समझने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही किरण आरेख लिया जाता है। ऐसे तो वस्तु से बहुत सारे किरण निकल रहे होंगे, लेकिन सारे को ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेना है, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। तो मैं एक ऐसा किरण लेता हूँ जो मुख्य अक्ष के समांतर है। बच्चों बताया गया है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो परावर्तन के बाद वह फोकस होकर गुजरती है। मतलब यह कहा जा सकता है कि परावर्तित किरण फोकस होकर गुजरेगा, यानी कि ये इस तरह से ये परावर्तन के बाद चला आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। अब एक ऐसा किरण लिया जाए जो कि वक्रता केंद्र से पार कर रहा होगा। कहाँ से बच्चों? वक्रता केंद्र से। तो मैं ऐसा एक किरण लेता हूं जो कि वक्रता केंद्र से पार कर रहा होगा, ठीक है। चलिए तो एक ऐसा किरण लिया जाए जो वक्रता केंद्र से गुजर रहे होंगे, तो मैं एक ऐसा किरण लेने जा रहा हूं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। देखिए तो क्या बताया गया है कि जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वे वापस लौट भी जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जिस रास्ते से जा रहे हैं तो उसी रास्ते से ये वापस रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों कि परावर्तित किरण के बारे में बात किया जाएगा, तो देखो एक परावर्तित किरण ये है येलो कलर में, दूसरा परावर्तित किरण ये दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों आगे कहीं मिलने वाले हैं, तो देखोगे तो ये दोनों को दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर है। कैसे हैं? दोनों को दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर जाकर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी कहा जा सकता है। मतलब अनंत को किसी ने देखा नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट में बोला जा सकता है कि है ना, ये जो समांतर रेखाएं होती है वो अनंत पे प्रतिच्छेद करती है। अब इसके गुण के बारे में बात किया जाए, प्रतिबिंब जो बना उसका गुण या तो विशेषताएं, तो मैं सबसे पहला विशेषता लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1। सर सबसे पहले बताया जाए कि बस ना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो देखो आगे चल के अनंत पे मिलने वाला है, तो यानी कि सबसे पहली बात कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होने वाला है? उल्टा। पॉइंट नंबर 1 वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। गुण के बारे में बात किया जा रहा है, प्रतिबिंब के गुण के बारे में, लेकिन और एग्जाम में गुण नहीं पूछता है। गुण पूछता है या तो फिर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, मैं वहां पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या बोला जा सकता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से फिर से बड़ा होता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ओके। और मैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करूं तो पॉइंट नंबर 3 इसके बारे में कहा जा सकता है कि लोकेशन बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। यानी कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? अनंत पर बनता है, ठीक है। यानी कि हर एक जितने भी लोकेशंस के बारे में बात किया जाएगा तो हर एक लोकेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखना है।
ठीक है ना। तो मैं फिर से इस चीज को समअप करता हूं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अनंत पर स्थित होते हैं बच्चों तो उसका फोकस, सॉरी, जब वस्तु फोकस पर स्थित होते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, ठीक है ना। चलिए, और वस्तु है ना, प्रतिबिंब जो होता है वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, अगला देखा जाए। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, मतलब जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र, तो पहले मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। प्रधान अक्ष बनाया जाए बच्चों, ये हो गया पी, एफ, और ये हो गया आपका सी। क्या बोला गया है कि जब वस्तु, कहाँ कहाँ बोला गया, देखिए अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, मतलब कि यहाँ पे एक वस्तु को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर इसका भी किरण आरेख बनाकर देखा जाए कैसे कैसे क्या होने वाला है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा किरण लेता हूँ जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगे, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष से समांतर एक किरण लिया जाए, मुख्य अक्ष समांतर आपतित हो गए। अब ये मुख्य अक्ष समांतर किरण जब आपतित होते हैं बच्चों, तो परावर्तन के बाद ये जो किरण है वो कहाँ से गुजरता है बच्चों? फोकस से होकर गुजरता है, यानी कि इसे मैं फोकस से जाने देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो देख रहे हैं आप वो आपतित किरण है, ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और किरण लिया जाए, एक और किरण लिया जाए, तो दूसरा किरण कहाँ से लिया जाएगा? तो दूसरा किरण मैं लेता हूँ फोकस से गुजरने वाली किरण। पॉइंट नंबर 2 में मैं बताया था कि फोकस से जो किरण गुजरती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि मैं एक ऐसा किरण लेता हूँ जो कि आपका फोकस से होकर गुजर रही थी, ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा किरण बना लेता हूँ जो कि फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर आता। ओके, चलिए, अब परावर्तन के बाद क्या होता है कि परावर्तन के बाद ये किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और डाउन किया जाए, इस तरह से होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया, ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये आपतित किरण है और ये देख रहे हो वो परावर्तित किरण है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूं इसके प्रतिबिंब के बारे में, तो सी थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? देखा जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, देखो इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया ए डैश और यहाँ पे कहा जा सकता है बी डैश और यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र और ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर वस्तु वस्तु अगर सी और एफ के बीच में होगा, फिर सुनिएगा मेरी बातों को, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब अगर देखा जा सकता है कि सी के बाहर बनता है। कहाँ बनता है? सी के बाहर। यानी कि मैं फिर से इसके गुण के बारे में लिखने जा रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 कहा जा सकता है बच्चों कि सबसे पहली बात किस तरह का होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। यानी कि पहली बात लिखा जा सकता है वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, इसलिए वास्तविक और उल्टा लिखा जा सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 अगर इसके बारे में बात किया जाए, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखा जाए, दूसरा पॉइंट नंबर 2 में कहा जा सकता है बच्चों कि वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से फिर से बड़ा होता है। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखा जाए। पॉइंट नंबर 3 सर, थर्ड नंबर में क्या कहा जा सकता है? तो थर्ड नंबर में अगर बात किया जाए बच्चों, तो लोकेशन के बारे में बात किया जाए कि कहाँ बनता है, तो कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब सी के बाहर बनता है। क्या कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब
बिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, वक्रता केंद्र के बाहर बनता है, के बाहर बनता है। तो ये 3 गुण इसके हो गए। फिर से देखिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होगा तो उसका प्रकृति कैसा होता है। तो पॉइंट नंबर प्रकृतिक बताता है, प्रकृति वास्तविक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर टू में क्या लिखा गया है, वस्तु प्रतिबिंब के आकार के बारे में बताया जाता है। तो प्रतिबिंब है ना, पॉइंट नंबर 2 में कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। ठीक है, चलिए ये हो गए है ना पॉइंट नंबर 3। चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और परबिच है, गलत लिखा हो बच्चों। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, बीच भी हट जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब की बात किया जा रहा है। मतलब इस बार वस्तु जो है वो सीधे वक्रता केंद्र पर ही रखा हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक अवतल दर्पण। अब बनाया जाए प्रधान अक्ष। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो प्रधान अक्ष में यहाँ पर पोल होता है और यहाँ पर आपका फोकस हो गया और यहाँ इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो अब वस्तु कहाँ रखा हुआ है सर बच्चों? अगर इस बार अगर वस्तु के बारे में बात किया जाए तो वस्तु आपका रखा गया है सीधे आपका वक्रता केंद्र पर रखा गया है। वक्रता केंद्र पर मैं वस्तु को रख देता हूँ। अब देखिए आगे, अब प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं एक ऐसा किरण लेता हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैं एक ऐसा किरण लेने जा रहा हूं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मैं ले लिया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ना के बारे में अगर बात किया जाएगा तो वह किरण जो है वो कहाँ से गुजरती है? ठीक है, तो वो किरण फोकस होकर जाती है, यानी कि कहा जा सकता है कि ये किरण जो है वो फोकस होकर गुजरने वाला है। तो मैं ड्रा कर लेता हूँ फोकस से गुजरने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चलिए ओके। इस तरह से हो गया, ये फोकस पर हो गया। चलिए फोकस होकर गुजर गए बच्चे। अब आगे नेक्स्ट अगला एक और किरण लिया जाए। हाँ, तो एक और किरण मैं ऐसा लेता हूँ जो कि फोकस होकर गुजर रहा है। ठीक है ना, तो मैं एक ऐसा किरण लेने जा रहा हूँ जो कि इसके फोकस होकर गुजर रहे थे। ठीक है, चलिए तो एक और किरण ले लेता हूँ जो कि अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये किरण देखा जा सकता है कि अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए। तो अब मैं बताया था कि जब जब कभी भी इस तरह से होता है तो क्या होता है बच्चों कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, यानी कि इस बार किरण जो बनेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं बना देता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण। ठीक है ना, तो ये जो किरण होंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर होंगे, यानी कि यहाँ से लेकर चला जाए इसे और इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बना। तो जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलते हैं वहीं पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये भी परावर्तित किरण और ये भी तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। दोनों कहाँ पर मिल रहा है? देखो यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया
थोड़ा सा इधर उधर दिस है ना, कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी समान ना होने के कारण इस तरह से बना है, लेकिन आप दोनों दूरी को अगर समान रखोगे तो गारंटी की प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये हो गया, ये हो गया आपका वस्तु जो देख रहे हैं, ए बी हो गया वस्तु, और ये हो गया आपका बी डैश, सॉरी है ना, उल्टा नाम लिखा गया, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसके बारे में क्या क्या बोला जा सकता है बच्चों, तो सबसे पहली बात कि मैं इसके प्राकृतिक या तो गुण के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहा जा सकता है कि सबसे पहली बात कि कैसा बना, इसका नेचर कैसा था, यानी कि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है बच्चों, वो परावर्तित किरणें के सच में मिलने के बाद बनता है। और जब कभी प्राकृतिक किरणें के है ना, परावर्तित किरणें के बाद मिलने के बाद बनता है, तो उस तरह के प्रतिबिंब को हमेशा हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी कि कहा जा सकता है कि है ना, वास्तविक, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, है ना, जब कभी भी परावर्तित किरणें के मिलने के बाद बनता है तो उस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, कहा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, कहा जा सकता है वास्तविक और कैसा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 में देखा जाए। पॉइंट नंबर 2 में अगर बात किया जाए बच्चों, तो पॉइंट नंबर 2 में बारे में क्या कहा जा सकता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार के बारे में बताना है, तो दोनों का आकार समान होता है। ठीक है ना, तो कहा जा सकता है कि वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार समान होता है, समान होते हैं। ठीक है ना, अब पॉइंट नंबर 3 लिखा जाए। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा सकता है बच्चों कि लोकेशन के बारे में बात किया जाता है, कहाँ प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। यानी कि प्रतिबिंब सी पर बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनता है, सी पर बनता है। तो ये हो गए 3 गुण। ठीक है, देखिए फिर से मैं इस चीज को समाप्त करता हूं। जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और ये उल्टा होता है, और कहा जा सकता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होता है। तभी तक अभी तक हम लोग देखते हैं, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। ये देखो, ये P है और ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। और इस बार वस्तु जो है वो अनंत और कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि वस्तु इस बार यहाँ रहने वाला है। ठीक है, इस वस्तु का मैं नाम ले देता हूँ ए बी। ठीक है, चलिए अब इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऐसी किरणें लेती हैं जो लिया जाए जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैं एक ऐसा किरण फिर से लेता हूँ जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो एक ऐसा किरण होगा जो कि परावर्तन के बाद परावर्तित किरण फोकस होकर गुजरता है, इसलिए ये फोकस होकर गुजर गया। ठीक है, चलिए ये जो है एरो डाल दिया जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर से मैं एक ऐसा किरण लेता हूं जो कि फोकस होकर गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है बच्चों, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से एक ऐसा किरण लिया जाए जो कि फोकस होकर गुजरे। तो देखिए फोकस से मैं ले रहा हूँ, ये किरण जो देखा जा रहा है वो फोकस से जा रही है। ठीक है,
एक गलत फोटो लगाया गया, एक काम किया जाए, इसे डिलीट किया जाए, ठीक है। फिर से एक ऐसा किरण लिया जाए जो कि फोकस से होकर गुजरते हैं। इस तरह से एक ऐसा किरण हो गया जो फोकस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा बच्चों वो इस तरह से बनेगा, यानी कि ये थोड़ा सा दूरी बढ़ गया होगा, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही सा वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए इसका प्रतिबिंब के बारे में बात किया जाए तो ये बी डैश हो गया, और यहाँ पे कहा जा सकता है बच्चों ए डैश होगा, ठीक है। यानी कि अगर कहा जा सकता है बच्चों कि यहाँ पर इस विशेषताएं के बारे में उल्टा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका बी, यहाँ पर होगा आपका बी डैश, और यहाँ लिखा जा ये तो सी है, और यहाँ लिखा जा सकता है आपका ए डैश होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब इसकी विशेषताएं के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1, फिर से कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और उल्टा होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहा जा सकता है बच्चों, अगर पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात की जाए तो आकार के बारे में बात किया जाता है। तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा होता है। सी के जब बाहर जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहा जा सकता है बच्चों, कि पॉइंट नंबर 3 इसके बारे में कहा जा सकता है कन्फर्मली कि, है ना। पॉइंट नंबर 3 के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रतिबिंब का लोकेशन, तो प्रतिबिंब सी से बाहर बनता है, सी से बाहर बनता है, ठीक है ना। इस तरह से 3 गुण इसके बारे में देख लिया गया। फिर देखा जाए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो उसका प्रकृति कैसा होता है, तो फिर से ये भी वास्तविक और उल्टा होगा।